हमारे खेतों की मिट्टी की कितनी उपजाऊ क्षमता है, इसमें कितनी लवणता है, इसमें कितना जैवांश पदार्थ है और इसकी पीएच कितनी है, ये जानने के लिए हमें मिट्टी की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मिट्टी की जांच करवाए बिना फसल उगाते हैं और खाद, उर्वरक, पानी देते हैं, उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारी मिट्टी की वास्तविक पीएच कितनी है ताकि उसको सुधारा जा सके। उसमें ईसी कितनी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता जिसे कहते हैं, कहीं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। फिर हमें ये देखना चाहिए कि उसके अंदर कितना जैवांश पदार्थ है, कितनी नाइट्रोजन उपलब्ध है, कितना पोटेशियम उपलब्ध है, कितना फास्फोरस है और ये अवेलेबल कितना है, पौधों को उपलब्ध कितना हो रहा है। उसी के अनुसार जो हम अपनी मिट्टी का गुणवत्ता और उसके स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। बिना जाने पीएच क्या है, ईसी क्या है, हम अच्छा फसल उत्पादन नहीं ले सकते हैं। तो पहले हम अपनी मिट्टी की जांच करवाएं और ये पता करें कि इसकी पीएच, ईसी कितनी है, उपलब्ध पोषक तत्व कितने हैं और जो कमी आ रही है उस कमी को पूरा करें ताकि हमारी मिट्टी अच्छी हो। जब मिट्टी अच्छी होगी तभी हमारी फसल अच्छी होगी। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि हमारी मिट्टी की जांच में क्या 4 चीजें बहुत जरूरी हैं जो हमको करवा के रखनी चाहिए और 3 साल में एक बार अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए। अब समस्या ये आ सकती है कि हम मिट्टी की जांच कहाँ करवाएं, तो इसके लिए आपका जो निकट का एग्रीकल्चर का जो यूनिवर्सिटी है उसमें जा सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र उसमें जा सकते हैं, स्टेट के कृषि विभाग होते हैं, जिला कृषि विभाग होता है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं और जो आसपास की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उनसे आप संपर्क करें और 3 साल में कम से कम एक बार जरूर मिट्टी की जांच करवाएं। तो ये कौन सी 4 चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें अपनी मिट्टी की पीएच पता होनी चाहिए कि हमारी मिट्टी की पीएच कितनी है। अब पीएच हमारी मिट्टी की अम्लता या क्षारता को बताता है और अगर पीएच कम है तो हमारी मिट्टी में अम्ल ज्यादा है, इसे चूना डाल के सुधारना पड़ेगा। और पीएच बहुत ज्यादा जा रही है तो फिर हमें निच्छालन, लीचिंग करनी पड़ेगी ताकि उसकी पीएच कम आए। तो जो हमारी मिट्टी की अच्छी पीएच होती है वो 6.5 से 7.5 होनी चाहिए। अगर इससे कम हो रही है तो हमारी मिट्टी में अम्ल बहुत ज्यादा बन रहा है, इसे चूना डाल के सुधारें। और अगर 7.5 से ज्यादा हो रही है तो निच्छालन, लीचिंग करें ताकि जो ज्यादा साल्ट है वो नीचे चला जाए। तो पीएच जानना बहुत जरूरी है। दूसरी जो हमारी जांच है वो है ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता। ये हमारी बताती है खेत में लवणता कितनी है। पीएच तो अम्लता बताती है लेकिन ईसी बताती है हमारे खेत में लवण कितने ज्यादा हैं। अगर ईसी ज्यादा जा रही है तो इसका मतलब हमारे खेतों की लवणता बहुत ज्यादा है, उसको निच्छालन से, लीचिंग से कम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बहुत ही ज्यादा ईसी है तो हमें देखना पड़ेगा किसके कारण ऐसी हो रही है। तो ईसी जानना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने खेतों में सही लवणता ज्ञात कर सकें। जो अच्छे खेत की जो ईसी होती है वो 0.4 डेसीसाइमन पर मीटर से कम होनी चाहिए, इससे कम हो। 0.4 डेसीसाइमन पर मीटर, फिर से देख लीजिए इसकी यूनिट डेसीसाइमन पर मीटर है। कहीं माइक्रोसाइमन भी हो सकती है, कहीं मिलीमोल पर सेंटीमीटर भी हो सकती है, लेकिन इसकी यूनिट देखनी बहुत जरूरी है। 0.4 से 0.4 डेसीसाइमन पर मीटर से कम हो। लेकिन मान लीजिए आपकी आती है 0.4 से 1.6, तो भी ये ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1.6 से अगर ऊपर जाती है तो फिर इसमें समस्या की बात है, आपको निच्छालन करके सुधार करना पड़ेगा। तो जो मिट्टी की जो ईसी है वो ये बताएगी कि उसमें लवणता कितनी है। तो ये 0.4 के आसपास होनी चाहिए, थोड़ी इससे कम होनी चाहिए 0.4 से, तब आपकी मिट्टी अच्छी मानी जाएगी और उसमें फसल उत्पादन बहुत अच्छा होगा। ज्यादा लवणता होने से फसल की वृद्धि अच्छी नहीं होती, जड़ें छोटी रह जाती हैं, पत्तियां छोटी रहती हैं, पत्तियां जलने लगती हैं लवणों के कारण। तीसरा जो आपको जांच करवानी है वो करवानी है ऑर्गेनिक कार्बन की, कि हमारे खेत में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। एक्चुअली में ये जो जैविक कार्बन है यही बताता है कि हमारे खेत में कितना जैवांश पदार्थ है। तो जो हमारी जो मिट्टी का जो जैविक कार्बन है वो जो जो अच्छा जैविक कार्बन होता है वो 0.75% से अधिक होता है। तो अगर ये 0.575% से अधिक है तो आपकी मिट्टी अच्छी है, और अगर ये 0.5 से 0.75% है तो मिट्टी मीडियम में मानी जाती है, और अगर ये 0.5% से कम है तो समझ लीजिए आपकी मिट्टी में बहुत ही कम जैवांश पदार्थ हैं। तो ये देखिए, ये ऑर्गेनिक कार्बन है, जैविक कार्बन है, जैवांश पदार्थ नहीं है। इस पर ध्यान दीजिए, ये जैविक कार्बन है तो इसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए।
अगर हमको जैवांश पदार्थ निकालना है तो इसको लगभग 2 से गुणा कर दीजिए तो जैवांश पदार्थ बन जाता है। 0.75 को 2 से गुणा कर देंगे तो 1.5% इसमें जैवांश पदार्थ होगा। 0.5% ऑर्गेनिक कार्बन है तो ये अनुमानतः इसमें 0.5% का दुगना हुआ 1%, तो 1% जैवांश पदार्थ होगा। तो ये ऑर्गेनिक कार्बन निकलवाना है अपनी मिट्टी का, ताकि पता चले कि हमारे खेत में वास्तव में कितना जैवांश पदार्थ है, कितना ह्यूमस बन रहा है। और पूरी उपजाऊ मिट्टी, जो उपजाऊपन है मिट्टी का, जो ताकत है, वो इसी ऑर्गेनिक कार्बन से होती है। तो अभी हमने 3 चीजें सीखी। पीएच बताती है उसमें कितना अम्ल बन रहा है, ईसी बताती है कि उसमें कितना लवणता है, ऑर्गेनिक कार्बन बताता है कि उसमें कितना जैवांश पदार्थ है। चौथा जो है, ये इसमें कई सारे न्यूट्रिएंट आते हैं, लेकिन आपको जो पोषक तत्व देखने हैं, उपलब्ध पोषक तत्व कितने हैं, उपलब्ध पे हमें ध्यान देना है कि अवेलेबल नाइट्रोजन कितनी है। देखिए, टोटल नाइट्रोजन, कुल नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन पौधों को कितनी उपलब्ध हो रही है उसका जानना जरूरी है। इसी प्रकार से अवेलेबल फास्फोरस कितना है, उपलब्ध फास्फोरस कितना है। टोटल फास्फोरस तो बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन पौधे जिस रूप में फास्फोरस को ले रहे हैं वो कितना है, पौधे नाइट्रोजन को जिस रूप में लेते हैं वो कितना है। इसी तरह से जमीन के अंदर पोटेशियम तो बहुत होता है, लेकिन सारा का सारा पोटेशियम पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो उपलब्ध पोटेशियम कितना है, अवेलेबल कितना है, वो जानना जरूरी है। टोटल तो पौधों को मिल ही नहीं पा रहा है, तो उपलब्ध जानना जरूरी है। तो 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुई हमारी मिट्टी की जांच के लिए। पीएच कितनी है, 6.5 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ईसी हमारी 0.4 डेसीसाइमन पर मीटर से कम होनी चाहिए। ऑर्गेनिक कार्बन हमारे खेत में 0.75% से अधिक होना चाहिए। और उपलब्ध पोषक तत्व, जो इनकी रेंज है, वो सब रेंज अलग अलग होती है, वो होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए उपलब्ध पोषक तत्व। टोटल ज्यादा होने से उतना फायदा नहीं होता जितना उपलब्ध होना चाहिए। तो इसमें हमारा उपलब्ध NPK, जिंक, कॉपर, बोरोन, जो उसकी सबकी हमें जांच करानी चाहिए, लेकिन वो उपलब्ध मात्रा की होनी चाहिए। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि मिट्टी की जांच कराना कितना जरूरी है और इसका सुधार हम कैसे करें। ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है तो आप जैविक पदार्थों को बढ़ाइए। ईसी आपकी ज्यादा हो रही है तो आप उसमें निच्छालन कीजिए, लीचिंग कीजिए। सोडियम ज्यादा आ रहा है तो जिप्सम डाल के उसका निच्छालन कीजिए। पीएच कम हो रही है तो चूना डाल के कीजिए, चूना डालेंगे तो पीएच बढ़ेगी। पीएच बहुत ज्यादा जा रही है तो निच्छालन कर दीजिए, लीचिंग कर दीजिए, तो उससे पीएच जो है कम होगी। और उपलब्ध पोषक तत्व कम हो रहे हैं तो जैवांश पदार्थ जब आप बढ़ाएंगे तो उपलब्ध पोषक तत्व मिलेंगे। उसी के अनुसार आपको खाद और उर्वरक देने हैं। कम हो रहे हैं तो आपको फिर खाद और उर्वरक ज्यादा देने पड़ेंगे, ताकि मिट्टी के अंदर उपलब्ध पोषक तत्व बढ़े। तो उसके लिए आप जैव उर्वरकों का प्रयोग कीजिए, जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स आते हैं उनका भी प्रयोग कीजिए। गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, जितने भी तरीके हो सकते हैं, हरी खाद है, सबका प्रयोग कीजिए ताकि उपलब्ध पोषक तत्व मिट्टी में बढ़ सके। तो इसलिए आपको मिट्टी की जांच कराना जरूरी है, ताकि आपकी मिट्टी वास्तविक रूप में है क्या ये आपको पता चल सके। केवल फर्टिलाइजर हम दे दें, केमिकल फर्टिलाइजर दे दें, यूरिया DAP डाल दें, पीएच बहुत ज्यादा जा रही है, बहुत कम हो रही है, तो उपलब्ध होंगे ही नहीं पोषक तत्व। ईसी बहुत ज्यादा जा रही है तो भी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते। बहुत ज्यादा ईसी होने पर लवण ज्यादा हो जाते हैं तो जिंक, कॉपर, मैग्नीज ये उपलब्ध ही नहीं हो पाते हैं। तो ये इसलिए आपको ये बहुत जरूरी है कि आप मिट्टी की जांच कराएं और उसी के अनुसार मिट्टी में परिवर्तन करें, उपाय करें, ताकि आपकी मिट्टी की गुणवत्ता, स्वास्थ्य अच्छा हो और फसल उत्पादन आप अच्छा ले सकें। इसी प्रकार के लेक्चर्स देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।